सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये काफ़ी हार्ड नहीं होते हैं लेकिन थोड़े से लॉजिकल होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको लॉजिकल रूप से ही सोचकर आंसर देना है। ऐसे नहीं इस पर टूट पड़ना नहीं है, पहले आपको एक बार सोचना होता है कि कौन से आंसर को हम लोग सटीकता से, कभी कभी ऑप्शन के जरिए भी हम लोग आंसर को पकड़ लेते हैं। जो आपको आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करेंगे कि ऑप्शन के जरिए आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है 39, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सेका झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। वो कहाँ पर विकास किया जा रहा है? सेका झील। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो हमारी सेका झील है वो कहाँ पर स्थित है, हम आपको बता दे रहे हैं। सेका झील जो हमारी है उत्तर प्रदेश के यूपी के यहाँ पर अलीगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अलीगढ़ जिले में सेका झील स्थित है। ये आपको पता रहना चाहिए था, जो कि हमारी ताजे पानी की झील है। कहाँ पर है? ताजे पानी की झील है। इसके बाद ध्यान रखेंगे प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर झील है? हमारी सेका झील अलीगढ़ में है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अलीगढ़ में ही एक राष्ट्रीय पक्षी विहार इसी को विकसित किया जा रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अलीगढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा कतरनिया घाट। कौन सा होगा? कतरनिया घाट। इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर अभयारण्य को वर्ष के आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारा जो कतरनिया जो घाट है वो हमारा 1975 वर्ष में स्थापित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किशनपुर अभयारण्य है, वो हमारा यहाँ पर किशनपुर हमारा जो है 1972 में स्थापित किया गया था, 1972 में। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा चंबल वन्यजीव अभयारण्य है वो यहाँ पर हमारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, 1979 में। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे किशनपुर की यहाँ पर 1972 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ पर ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के रायपुर, उत्तर प्रदेश में रायपुर पड़ता है। रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर रायपुर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर हमारा रानीपुर होना चाहिए। तो रानीपुर की जो हमारी स्थापना हुई थी वो हमारी हुई थी 1977 में। तो आपको इतने ध्यान रखने हैं। कतरनिया घाट की जो हमारी अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। इसके बाद किशनपुर की जो अभयारण्य की स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसके बाद चंबल की 1979 में हुई थी, और यहाँ पर रानीपुर की जो स्थापना हुई थी हमारी 1977 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से एक बुंदेलखंडीय क्षेत्र की प्रमुखता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर काली कपास मिट्टी। कौन सा होगा? काली कपास मिट्टी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे काली कपास मिट्टी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपसे जनपद पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहे हैं बुंदेलखंड में कौन कौन से जनपद हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड में 7 जनपद आते हैं। वो कौन कौन से जनपद हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर बुंदेलखंड में 7 जनपद आते हैं। पहला हमारा जो जनपद है वो हमारा चित्रकूट है, चित्रकूट है। इसके बाद हमारा बांदा आता है। इसके बाद महोबा आता है, जहाँ के आला उदल थे महोबा। हमीरपुर आता है, जालौन आता है, झांसी आता है, और लास्ट हमारा आता है ललितपुर। कौन सा आता है? ललितपुर हमारा जनपद आता है। तो ये आपके 7 हो गए जनपद। तो ये हमारे बुंदेलखंड के 7 जनपद थे।
इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर बनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस बनाया जाता है, 24 जनवरी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कह रहा है मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो यहाँ पर क्या 2023 में जो हमारे बोला अहमद टिनुबू किस देश के लिए राष्ट्रपति शपथ में उन्होंने शपथ ली थी? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा नाइजीरिया। क्या होगा? नाइजीरिया यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कह रहा है स्वदेशी रूप में विकसित भारी भजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमारा इस टारपीडो का जो नाम था वो हमारा था वरुणास्त्र। कौन सा था? वरुणास्त्र था। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप में विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम वरुणा-7 रखा गया है। यह विजोंग स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL द्वारा विकसित किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन टारपीडो है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कब लॉन्च हुआ था? 6 जून 2023 को। और यहाँ पर ये भारतीय नौसेना और तकनीकी प्रयोगशाला जिसको हम लोग बोलते हैं NSTL के द्वारा इसको बनाया गया है। यह एक एंटी सबमरीन टारपीडो है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है। तो क्वेश्चन 46 यहाँ पर कह रहा है जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कहाँ पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? तो यहाँ पर पूछा गया कहाँ पर उन्होंने स्वनिधि यहाँ पर महोत्सव का उद्घाटन किया था या शुभारंभ किया था? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर अवसर पर यहाँ पर गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने से संबंधित है। तो कहाँ पर किया था? वो हमारा किया था गोरखपुर में। और आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारी स्वनिधि योजना है वो किसके लिए है? वो हमारी जो यहाँ पर रोड के किनारे ठेला जो कुछ लगाते हैं उनके लिए यहाँ पर योजना बनाई गई थी, ताकि उनको कुछ कम ब्याज पर उनको लोन दिया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन 47 यहाँ पर कह रहा है कि भारत की वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हमारी जो विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। तो क्वेश्चन 48 यहाँ पर कह रहा है कि मलिक इख्तियार उद दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो यहाँ पर कह रहा है जो मलिक इख्तियार थे उन्होंने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? तो वो हमारा कहाँ पर कैद किया था? वो कैद किया था भटिंडा के किला मुबारक में उनको कैद करके रखा था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। रजिया सुल्तान सल्तनत काल के गुलाम वंश की यहाँ पर इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो हमारी रजिया सुल्तान थी वो यहाँ पर इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और आपको बात ध्यान रखना है रजिया सुल्तान का जो हमारा शासनकाल था वो हमारा 1236 से 1240 तक रहा है।
1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान यहाँ पर गुलाम वंश की गद्दी पर शासन किया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इख्तियार खिलजी ने इनको यहाँ पर इख्तियार ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किले मुबारक में इनको कैद करके रखा था। तो आपको इतनी ये बातें इससे क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 49। तो यहाँ पर कह रहा मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा वली शब्द का जो अर्थ है वो संत था। क्या था? संत। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर आपको आंसर पहले बार ऑप्शन को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई थी 1931 में। गांधी इरविन की यहाँ पर पुष्टि की गई थी। तो यहाँ पर इरविन समझौता क्या था एक बार आप लोग जान लेंगे। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में, ये कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट का स्वीकार कर लिया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। इसी समय गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ था? कराची में। इसके आपको ध्यान रखना है, कराची में। और गांधी इरविन समझौता के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 51 कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो हमारी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। कब की थी? तो ये की थी 1 जनवरी 1923 को की थी। कब की थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? एवरेस्ट। क्या होगा? एवरेस्ट का जो अक्षांश है 1 डिग्री भीतर है दिल्ली के अक्षांश से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है। 53 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही पहाड़ी दर्रे का यहाँ पर करता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रोहतांग दर्रा है वो हमारा बेसिकली यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और लेपू लेक जो दर्रा है वो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और जो बोमडिला दर्रा है वो हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और जो नाथुला दर्रा है वो हमारा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही है, लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ये गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। मैंने आपको बता दिया है, जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो बोमडिला दर्रा है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो नाथुला दर्रा है वो हमारा सिक्किम में पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है। तो अष्टमुड़ी झील कहाँ पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। अष्टमुड़ी जो झील है हमारी बेसिकली केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरला में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में हमारी एक झील है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में हमारी कौन सी झील है? कोलेरू झील है। और तमिलनाडु में कोई भी सी झील नहीं है। इसके बाद जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमारी एक झील पड़ती है लोनार झील। कौन सी झील है?
लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। तो ये हमारी कहाँ पड़ती है? ये हमारी पड़ती है मणिपुर में। कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू झील, और केरला में अष्टमुड़ी, और महाराष्ट्र में लोनार झील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। 55 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध एक प्रकार का स्थायी बांध है जिसे विशेष क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अस्थायी बांध है? तो वो यहाँ पर हमारा अस्थायी जो बांध है वो काफर है। कौन सा है? काफर। काफर बांध एक ऐसा अस्थायी बांध है जिसे जलीय क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र का निर्माण कार्य हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारा किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। तो क्वेश्चन 57 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो वहाँ पर किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B(1). तो 338B(1) में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। इसके बाद नोट के रूप में आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत इसको यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 58 कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा में किसकी जो भाषा है, लोकसभा की जो बहस है वो हमारी किस भाषा में मुद्रित होती है? वैसे तो यहाँ पर लोकसभा की जो बहस है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है। भारतीय अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा अध्यक्ष सभापति किसी भी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब कि वो आपका किसी भाषा में दे सकता है। हो सकता है अपनी वो हिंदी अंग्रेजी ना जानता हो तो वो अपनी मातृभाषा में भी संबोधन कर सकता है। अगर वैसे यहाँ पर मातृभाषा नहीं दिया गया है तो आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हमारा है अनुच्छेद 140। कौन सा है? अनुच्छेद 140। इसके बाद यहाँ पर आपको जितने अनुच्छेद दिए गए एक बार उनको देख लेते हैं। 143 जो अनुच्छेद है हमारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा 140 है इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है। 138 है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और 150 है इसमें संघ के और राज्यों के
लेखाओं का जो प्रारूप है वो उसमें 150 में दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी अनुच्छेद। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो वो कौन सा संशोधन था? तो वो हमारा कौन सा वो था संशोधन? तो वो हमारा यहाँ पर था 7वां संशोधन। कौन सा था? 7वां संशोधन। हो सकता है आपसे वर्ष पूछ ले। तो 7वां जो संशोधन था वो हमारा 1956 में हुआ था। कौन सा था? 1956 में। 1956 में हुआ था 7वां संशोधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो यहाँ पर हमारा 148 होगा। कौन सा होगा? 148। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है। तो क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक मतलब कि तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये हमारी की थी VKR.V. राव ने गणना की थी। VK राव जी ने गणना की थी। तो इनका जो पूरा नाम है हमारा विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, जिनको हम लोग VKR.V. राव के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे जगदीश एन भगवती एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो जगदीश एन भगवती हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान के लिए जाना जाता है। इनको यहाँ पर 2000 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण यहाँ पर पुरस्कार दिया था जगदीश भगवती को। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है हमारा यहाँ पर दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं हम लोग। बैंकों के द्वारा सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर कहा जाता है प्रदान उधार दर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रदान उधार दर को हम लोग PLR के नाम से जानते हैं। PLR तो इसका हमारा जो फुल फॉर्म होता है PLR का PLR इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है प्राइम लैंडिंग रेट। ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम लैंडिंग रेट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। तो यहाँ पर कह रहा है कि NPCI का पूर्ण क्या है, मतलब कि NPCI का आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसका हमारा ये फुल फॉर्म होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब से शुरू किया गया था? तो ये हमारा कब से शुरू किया गया था? तो ये हमारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 2021 से। 15 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिन तक यहाँ पर उसको
रोज़गार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर उसको 100 दिन तक रोज़गार दिया जा सकता है, केवल 100 दिन तक उसको रोज़गार मनरेगा के तहत दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? जो हमारे ये अर्थशास्त्री थे उनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको हमें नोबेल पुरस्कार यहाँ पर 1998 में दिया। कब दिया गया था? 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, 1999 में इनको यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1999 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। 1998 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1965 में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो ओलंपिक जो रिंग बनी होती हैं ऐसे ऐसे करके 5 बनी होती हैं, उसमें सबसे पहले सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ये कब प्रस्तुत किए गए थे? ये किए गए थे 1913 में। कब किए गए थे? 1913 में प्रदर्शित किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 71, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत यहाँ पर हमारा इसका सही शब्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, द इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकाबाग जो पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? J.K. रावलिंग। कौन होंगे? J.K. रावलिंग ने द इकाबाग नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हम लोग कुछ लोग ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, हाउ टू बी अ राइटर। जो रस्किन बॉन्ड हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हाउ टू बी अ राइटर। हाउ टू बी अ राइटर ये पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। इसको आपको ध्यान रखना है, हाउ टू बी अ राइटर। इसके बाद आप एक पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये पुस्तक लिखी थी अनुपम खेर ने, जो कि आपको पता होगा अनुपम खेर कौन है। अनुपम खेर ने पुस्तक लिखी थी, अनुपम खेर ने। इसके बाद आप लोग पुस्तक और ध्यान रखेंगे, अमेजिंग अयोध्या। कौन सी? अमेजिंग अयोध्या। जो अमेजिंग अयोध्या है ये लिखी थी हमारी नीना राय ने। किसने लिखी थी? नीना राय ने ये पुस्तक लिखी थी। नीना राय ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है। तो क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी आधिकारिक भाषा है इसकी? वो हमारी सिंगली है, वो कि श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी हमारे जो वैज्ञानिक है इंडिया के CV रमन। कौन है? CV रमन।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये हमारे किया था निकोलस कॉलन ने। किसने किया था, निकोलस कॉलन जी ने इसका आविष्कार किया था। तो ये हमारे जीएस के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं।